ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम हरिहर काका का अंतिम भाग करेंगे। आज तो ये समाप्त हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट के अंतिम 2 पृष्ठ रह गए हैं। तो बहुत बड़ा लंबा पाठ था ये, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो हमने देखा था कि हरिहर काका अब अकेले रहने लगे हैं और उनके पास 4 सिपाही जवान तैनात कर दिए गए हैं जो उनकी सुरक्षा करते रहते हैं। और भाई और महंत दोनों तरफ से ये निश्चित कर लिया जाता है कि वो जवान हमेशा वहीं रहें। दोनों ओर से, भाइयों और महंत जी दोनों ओर से एक ही चिंता है कि कहीं हरिहर काका से कोई साइन ना करवा ले। और अब एक तीसरे चरित्र उभर कर आ गए हैं जो चाहते हैं कि उनके नाम कर दी जाए जमीन। वो नेताजी हैं जो चाहते हैं कि स्कूल बना लिया जाए उनकी ज़मीन पर और स्कूल के नाम पर वे हरिहर काका की ज़मीन हड़प लें, क्योंकि नेताजी भी जानते हैं हरिहर काका बूढ़े हो चुके हैं, कब तक जिंदा रहेंगे। आखिर वो ज़मीन उनकी हो जाएगी, उस पर बनी स्कूल की बिल्डिंग उनकी हो जाएगी और बाद में आराम से पैसा कमाते खाते रहेंगे। लेकिन उनको भी हरिहर काका ने मना कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया है कि कोई भी अच्छे और सच्चे मन से उनकी ज़मीन लेना नहीं चाहता है। सब हड़पना चाहते हैं, सब लालच में डूबे हुए हैं। तो उन्होंने लास्ट पंक्ति में कहा था कि मुझे स्कूल वूल के लिए कोई ज़मीन नहीं देनी है। अब उनके ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं है, यानी हरिहर काका को और अब कोई असर होने वाला नहीं है। और नेताजी भी निराश होकर लौट गए थे। अब आगे देखिए पृष्ठ नंबर 17। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा आगे देखिए, इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। गांव में एक ही चर्चा होती है हरिहर काका की, केंद्र, सेंटर ऑफ डिस्कशन हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, खलिहान खेत को ही कहते हैं जहां अनाज को काट कर जमा किया जाता है। अलाव, अलाव कहते जब सर्दी होती है, ठंड होती है तो रात के समय लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ जाते हैं और गप्पे मारते हैं। तो उस समय बगीचे, बरगद, बरगद के पेड़ के नीचे, बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, छाया देता है, तो लोग उसके नीचे बैठ जाते हैं। तो बरगद, हर जगह उनकी, जहां भी लोग बैठे हैं उन्हीं की चर्चा हो रही। किसकी? हरिहर काका की। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं है। जो हरिहर काका के साथ घटना घटी थी, उनकी घटना की तरह ना तो कोई विचारणीय घटना घटी है अभी तक, विचारणीय, विचार करने योग्य, और चर्चनीय, चर्चा करने योग्य कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जिस पे विचार इतना किया जा सके या इतनी चर्चा की जा सके। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है। काका की जो घटना है, हरिहर काका का जो प्रसंग है, जो विषय है, उसके आगे बाकी छोटी मोटी घटनाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। उन घटनाओं का होना या ना होना एक बराबर है। अस्तित्व न होना यानी न होने के बराबर। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। चर्चा एक बार छिड़ गई तो चलती रहती है, उसका कोई एंड नहीं होता। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, आशंकाएं जताते हैं, पॉसिबिलिटीज सोचते कि क्या हो सकता है, क्या संभव हो सकता है। संभावनाएं जो हो सकता हो उसका अंदाजा लगाना। राम व्यक्त करते हैं, बताते हैं। राम जाने क्या होगा,
दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है, बयान स्टेटमेंट दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। उत्तराधिकारी किसी और को अधिकार देना, आगे आने वाले को अधिकार देना। किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं मानते, किसी को इस जमीन का अधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए। ये चर्चा करते रहते हैं लोग कि दोनों ओर के लोगों ने जबरदस्ती अंगूठे के निशान ले लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? अब किसी के नाम ये लिख नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब ये मर जाएंगे तो कौन बनेगा उस जमीन का हकदार? लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है, बहस, चर्चा, आर्ग्यूमेंट। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। लोगों को जितना ज्ञान है कि किसको मिलेगी जमीन, किसकी संपत्ति होगी, जितना जिसको नॉलेज है उससे 10 गुना ज्यादा बोल देते हैं। उगल देना, निकालना, बोलना। फिर भी कोई समाधान नहीं निकल रहा, कोई समाधान तो निकल नहीं रहा। रहस्य खत्म नहीं होता, रहस्य, सीक्रेट, कि क्या होगा, सबको जानने की इच्छा, इसके पीछे क्या राज, रहस्य, राज छिपा हुआ है, क्या हरिहर काका करेंगे। आशंकाएं बनी ही रहती हैं, शंकाएं, आशंका, शक, संदेह। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं। लोग आशंकाओं को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं और पक्ष लेना शुरू करते हैं। फेवर लेना शुरू कर देते हैं कि मैं इस पक्ष में हूं, वो इस पक्ष में है। कोई भाइयों के पक्ष लेना शुरू कर देता है, कोई महंत का पक्ष लेना शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुर बाड़ी को मिलता तो ठीक होता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। इस तरह 2 भागों में बट गए हैं। ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। एक बार चर्चा करते हैं और वो चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटका कर आगे बढ़ाता है। जब हम नमक मिर्च वाली कोई चीज खाते हैं, मसालेदार, तो ऐसे चटकाते हैं ना। तो वो कह रहे लोग क्या करते हैं, लोगों को ये नहीं पता लगता ये खबर सच्ची है या झूठी, ये इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जिसको भी खबर हाथ लगती, जिसको भी खबर मिलती है, वो उस खबर में और मसाला लगाकर स्वाद लेकर, चटकाना, स्वाद लेना, स्वाद लेकर और आगे बढ़ा देता है। उस खबर में और कुछ मसाला मिला देते हैं और वो खबर आगे बढ़ती जाती है, खबर बदलती जाती है, उसमें और मसाले डाले जाते हैं। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। अब बताइए ये खबर सच्ची है या नहीं, किसी को नहीं पता। लेकिन ये खबर फैल गई है कि भाई भी पछतावा कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं कि हमने हरिहर काका को मार क्यों नहीं दिया जब हमने अंगूठे के निशान ले लिए थे। खत्म हो जाती कहानी, जमीन हमारे नाम हो जाती, क्योंकि साइन तो करा लिए थे। और महंत जी भी यही कह रहे हैं। अब ये सच है या झूठ ये किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसी खबर गांव में फैली हुई है। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। अब इस बात को भी फैला दिया कि जब वो मरेंगे तो उनको कौन जलाएगा, साधु संत महात्मा महंत जी जलाएंगे या उनका संस्कार करेंगे या उनके भाई करेंगे। इस बात को लेकर लड़ाई होगी, क्योंकि जो उत्तराधिकारी होता है, जो संपत्ति का मालिक होता है मरने वाले के बाद, वही दाह संस्कार करता है, ऐसा माना गया है। तो कह रहे कि वो लड़ाइयाँ झगड़े तब होंगे। वो कहेंगे हम करेंगे ताकि जमीन हमें मिले, भाई कहेंगे कि हम करें ताकि जमीन हमें मिले। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। दोनों ओर के लोगों ने निश्चय कर लिया है,
फैसला कर लिया है कि हम अग्नि प्रदान करेंगे। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। इस संदर्भ में, इस विषय के लिए, अब जिसको दाह संस्कार करना है उसी को तो लाश दी जाएगी, डेड बॉडी दी जाएगी, तभी तो वो ले जाकर दाह संस्कार करेंगे। तो इस बात के लिए तब खून की नदी बहेगी। देखना, इस तरह बातें कर रहे हैं गांव में लोग। अभी वो बेचारे मरे भी नहीं हैं, अभी वो जिंदा हैं और इस तरह की बातें फैल रही हैं। तो लेखक बताना चाहते हैं कि लोगों को दूसरों के घरों की बातें बनाने का इतना चाव होता है, इतना मजा आता है। तमाशा देखने वाले सारे होते हैं, मदद करने वाला कोई नहीं होता। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। कब्जा करना, हक जमाना। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। कोई वहां मशहूर डाकू होगा उस इलाके में, बूटन सिंह जिसका नाम था, उसको बोल दिया गया है कि इसे उठा के ले जाओ। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा। उसकी कमीशन तो लेगा ना उनको उठा के ले जाने के, तो उसमें से 15 में से 5 बीघे बूटन डाकू लेगा और 10 बीघे भाइयों को मिलेगी। और दखल भी करा देगा, दखल बीच में पढ़कर साइन भी करवा देगा, अंगूठा भी लगवा देगा। दखल करना, बीच में पढ़कर सुलह करवा देना, जो भी फैसला होता है फैसला करवा देना। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुट्टन ने निपटाए हैं। तो लोग बात कर रहे हैं कि इससे पहले भी डाकू बुट्टन ने इस तरह के संपत्ति के मामले निपटाए हैं, फैसले करवाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। तूती बोलती है यानी उसका नाम बहुत फैला हुआ है पूरे इलाके में। तूती बोलना, जिसका नाम बहुत ज्यादा हो, जिसका नाम सब लोग जानते हो, उसे कहते हैं उसकी तो तूती बोलती है, यानी उसको सब जानते हैं, उसको सब लोग बहुत महत्व देते हैं। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वो बुलाएंगे। अब चौथी खबर, ये खबरें अपने आप लोग फैला रहे हैं, एक से दूसरे के मुंह, दूसरे के तीसरे। तो चौथी खबर आती है कि महंत जी ने कहा है जब हरिहर काका की मृत्यु होगी तो हम देश के सारे बड़े बड़े साधुओं को, नागाओं को, नागा साधु एक प्रकार के साधु होते हैं जो वस्त्र नहीं पहनते, जो ऐसे ही घूमते, उन्होंने ये तप लिया होता है, ये व्रत लिया होता है कि हम वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो वो बड़े बड़े उन नागाओं को बहुत मानते हैं लोग, तो कह रहे हैं हम उन सबको बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया। ये सारी खबरों में रहस्य छुपा हुआ है, कुछ असलियत नहीं है, इसके पीछे कोई राज है और भयावनी खबरें हैं। ये डरावनी खबरें हैं, भयावनी, डरावनी। इन खबरों से गांव का आकाश आच्छादित है, आच्छादित छाया हुआ है। गांव में आकाश में ये खबरें नहीं पहुंच गई हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि पूरे गांव में यही खबरें छाई हुई हैं, यही खबरें फैली हुई हैं। जैसे बादल छा जाते हैं वैसे ये खबरें फैली हुई हैं, छाई हुई हैं। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। आतंक, डरे हुए हैं लोग कि अब क्या होगा, क्योंकि 2 पार्टियां बन गई हैं और दोनों ने फैसला कर लिया है कि हम हथिया के रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो सब लोग डरे हुए हैं कि क्या होगा पता नहीं। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं। अमृत, जो लोग ऐसा मानना है कि जो अमृत पी लेते हैं वो अमर हो जाते हैं, वो कभी मरते नहीं है। तो लोग कहते हैं हरिहर काका अमृत पीकर तो आए नहीं है, कभी ना कभी तो मरेंगे वो, उनकी मृत्यु तो होनी निश्चित है, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। जिस दिन वे मरेंगे उस दिन ये इस गांव में भयंकर तूफान आ जाएगा। कौन सा तूफान आ जाएगा? 2 गुटों में झगड़ा हो जाएगा, मारपीट होगी, पता नहीं खून खराबा होगा, क्योंकि सब अब जब बहुत गुस्सा आ जाता है तो ज़रूरत पड़ती है तो फायरिंग भी करने लगते हैं, हथियार लेकर भी पहुंच जाते हैं। तो उस वक्त पता नहीं क्या होगा।
उस वक्त क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। सब लोग लड़ेंगे क्योंकि दो गुट हो गए हैं, तो आधे इधर हो जाएंगे, आधे इधर हो जाएंगे और सारे आपस में लड़ने लग जाएंगे। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी है, अंदर डर भी है मन में और प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठला कर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। वो एक ऐसी ऐसी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा इंतजार कर रहे हैं जिसको अगर अभी झुठला भी दिया जाए कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अगर झुठला भी दिया जाए तो उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। वो होगा ही, क्योंकि कभी ना कभी तो हरिहर काका मरेंगे ही। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो, वो तो बिल्कुल मौन हो, अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। हरिहर काका बिल्कुल मौन हो गए हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं। अभी फर्स्ट पेज में, पहले वीडियो में हमने देखा था कि हरिहर काका के पास लेखक गए हैं और उन्होंने पूछा, उनका हालचाल पूछा, उनकी तबीयत पूछी, तो उन्होंने केवल एक बार आंख उठा के देखा और फिर सिर नीचे कर लिया था, कुछ जवाब नहीं दिया था। वे बिल्कुल मौन हो गए हैं और जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। शेष दिन, बाकी बचे हुए दिन। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है, वही उनका खाना बनाता और खिलाता है, उनका ध्यान रखता है, नहलाता है, जो भी करता होगा उनकी सेवा करता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे। अगर वो पहले चाहते तो जितना उनके हिस्से की जमीन है, जितनी उसमें जितनी फसल होती है, उससे वे आराम से जिंदगी काट सकते थे, बड़े लग्जरी से, बड़े ऐशो आराम से काट सकते थे। लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गया। अब अब भी वो कर सकते हैं उस जमीन के पैसे से ऐशो आराम, लेकिन अब वो गूंगेपन का शिकार हो गए। गूंगे जो बोल नहीं सकते, उनको इतना सदमा लगा है, उनको इस समाज ने इतना ठुकराया है, इतना बड़ा धोखा दिया है कि वो बोलने लायक नहीं रहे। वो कुछ बोलते ही नहीं है, उनको इतना शौक लगा है, इतना बड़ा गहरा जख्म मिला है उनको अपने लोगों से। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। मतलब ये क्या है, ये किस चीज की निशानी है? जिसको डिप्रेशन कहते हैं, ये उसकी निशानी है। निराशा, हताशा, जीवन से बिल्कुल उदास हो जाना, बिल्कुल दुखी हो जाना, ये उसकी निशानी है। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं, बस आकाश की ओर देखते रहते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। गांव के सारे लोग उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन हरिहर काका के पास किसी की बात का जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। क्या बोले वो? उन्होंने जिंदगी का इतना कड़वा अनुभव देखा है, इतना इतना बुरा अनुभव उनको मिला है कि वो कुछ कहना ही नहीं चाहते और कुछ कहने के काबिल ही नहीं है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। अब वो चारों पुलिस के जवान सारा दिन वहां रहते हैं, सारी रात रहते हैं, खाना पीना भी खाते होंगे, तो आराम से हरिहर काका के घर में वो तो कुछ कहते ही नहीं है, चुपचाप पड़े रहते हैं, तो खाना वाना बनवाते हैं और मजे से खाते रहते हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब ये मुहावरा है, एक लोकोक्ति है कि जिसका धन वह रहे उपास। उपास यानी उपवास, व्रत। उपवास में कम खाते हैं ना, या कई लोग तो खाते ही नहीं है, या बहुत कम खाते हैं, या एक टाइम खाते हैं, या खाली फल खाते हैं। ऐसा होता है उपवास, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। तो कह रहे हैं जिसका धन है, जिसके धन पर ये पुलिस वाले जवान रह रहे हैं वहां पर, वो तो उपवास रख रहा है। जिसका धन वह रहे उपास, वो उपवास में रहे, और खाने वाले करे विलास। और जो ऊपर से खाने वाले होते हैं लोग, दूसरों का लूट लूट कर खाने वाले, वो विलास कर रहे हैं। विलास करना, ऐश करना, आराम करना, मस्ती करना, मौज करना। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं।
आज तक उन्होंने अपने घर में जो जो चीज़ें नहीं खाई थी, जो बहुत महंगी होंगी, जिसमें बहुत पैसा खर्च होता होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर हरिहर काका के यहाँ बना बना कर, बनवा बनवा कर खा रहे हैं। तो यहाँ इस स्टोरी को यहीं, इस कहानी को लेखक ने यहीं समाप्त कर दिया। जब जिस दिन वो देखने गए थे हरिहर काका को 2 दिन, वहीं पर आकर उन्होंने इस कहानी को समाप्त किया है। ये बाकी जितनी कहानी थी, बीच में क्या क्या घटनाएं घटी, ये सारा फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक माने पीछे का देखना। तो अब आपको पूरी समझ आ गई होगी। अब देखिए, इस कहानी में इतनी सारी बातें हैं, कितना कुछ है, मैंने बीच बीच में आपको समझा दिया है, मैं हर बात बताती गई हूँ। एक मुख्य बात यह है कि देखिए, समाज में 2 जगहें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है घर और दूसरा होता है देवस्थान, धार्मिक स्थल। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी हो, कोई भी जगह जो धार्मिक स्थल है। इन दोनों जगहों पर इंसान बहुत सुरक्षित महसूस करता है कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं होगा, यहाँ हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। धार्मिक स्थल, पूजा का स्थान, और घर भी एक मंदिर है जहाँ रिश्तेदार रहते हैं, अपने रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, बच्चे रहते हैं। अगर ये ही दोनों स्थान भ्रष्ट हो जाए, इन्हीं दोनों स्थानों में रहने वाले लोग भ्रष्ट आचरण करने लगे, विश्वासघात करने लगे, धोखा करने लगे, अत्याचार करने लगे, लोभ में पड़ जाएं, मारने पीटने लगे, तो कहाँ जाएगा इंसान? किस पर विश्वास किया जाएगा? तो ऐसे जहाँ व्यवहार होने लग जाएंगे, वहाँ पर समाज में क्या होगा? पाप, अत्याचार, सारे भ्रष्टाचार, सारे बुरे काम। तो ये इस बात को बताकर, इस कहानी को लिखकर लेखक ने ये बताया है कि किस तरह से हमारे समाज में कितनी बुराइयां आ गई हैं। पैसा ही सब कुछ है। पैसे, जायदाद, दौलत, संपत्ति के आगे रिश्ते, नाते, पूजा पाठ कुछ नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो ये तो रियलिटी है, ये तो सच्चाई उन्होंने दिखाई। लेकिन अब इसको जब हमने पढ़ लिया है, तो हमें क्या सीखना चाहिए, ये अब सोचने का विषय है कि हमारे घर में हमारे बड़े, हमारे हो सकता है दादा दादी हों, बड़े बूढ़े हों, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, वो हमें अब देखना चाहिए। और कहीं भी गलत होते हुए देखें तो उसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। यही सीख है। अब इसके प्रश्न उत्तर तो आप लोग खुद ही उत्तर लिख सकोगे, मुझे इतना पूरा विश्वास है, और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कल्पना से जो कुछ मैंने समझाया है, आप अपनी कल्पना का प्रयोग करके उत्तर लिख सकते हो। तो हम यहीं समाप्त करते हैं। हरिहर काका जी का चैप्टर समाप्त हो गया। और अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और घर में बड़ों की सेवा कीजिए।